लव जिहाद को रोकने के लिए इससे मुताल्लिक मजहबी आज़ादी बिल को मध्य प्रदेश काबीना ने हरी झंडी दिखा दी है। अब इस बिल को 28 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास में पेश किया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। लव जिहाद कानून के मसवदे पर शिवराज काबीना ने मुहर लगा दी है। लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए 1 माह से मंथन जारी था। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद आज लव जिहाद के कानून के मसवदे पर काबीना ने मुहर लगा दी। अब इसे 28 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास में पेश किया जाएगा। असेंबली में पास होने के बाद मध्य प्रदेश में मजहबी बिल का निफाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब लालच का कारोबार बंद किया जा रहा है। स्वतंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। लोभ लालच है, लोभन भ्रम में रख के धोखा दे के किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अब मजहबी आज़ादी का 1968 में बनाया गया कानून खत्म हो जाएगा। कानून में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना भी रखा गया है। सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए काफी सख्त कानून बनाया है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी और तंजीमों को भी सजा होगी जो लव जिहाद को फरोग देंगी। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। वादा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाए जाने के बाद ही मध्य प्रदेश हुकूमत ने एमपी में लव जिहाद को रोकने के लिए अपने सख्त मौकिफ का ऐलान किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। दिल्ली की साउथ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने एक तजवीज़ पास की है जिसके तहत सभी रेस्टोरेंट में मिलने वाले गोश्त से मुताल्लिक ये वाज़ेह करना लाजमी होगा कि यह हलाल है या झटका वाला। हमारे नुमाइंदा ने हाउस लीडर नरेंद्र चावला से बातचीत की। साउथ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट पास किया है जिसमें लिखा गया है कि अब से साउथ एमसीडी के जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें परोसा जाने वाला जो मांस है उसके सामने लिखना होगा कि वो हलाल का है या झटका का है। फिलहाल ये स्टैंडिंग कमेटी में ड्राफ्ट पास किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नरेंद्र चावला जी। सर, ये जो ड्राफ्ट पास किया गया है तो इसका पीछे कारण क्या है? आखिरकार क्यों ये इस तरीके का ड्राफ्ट आया है सदन में? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एक हेल्थ कमेटी है, उसने ये हमारे को रेजोल्यूशन पास करके भेजा है और अल्टीमेटली फिर ये हमारे हाउस में जाएगा। हमारा एक रेजोल्यूशन नंबर 117 जो स्टैंडिंग कमेटी में अब ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है, उसमें ये है कि कोई भी जो खाने की चीज़ होती है जनरली ये होता है कि उसको पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहा है, क्या है। वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना है, लेकिन हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ये शायद इसमें कहीं कमी दिख रही थी और स्पेशली नॉन वेजिटेरियन में कि कोई हलाल खा रहा है या झटका खा रहा है, तो इट शुड बी क्लैरिफाइड। इसके लिए इसको अप्रूव किया गया है। उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि रेस्टोरेंट्स में हलाल या झटका परोसा जा रहा है। तो सर, ये जो ड्राफ्ट की कॉपी है उसमें तो लिखा गया है कि हिंदू और सिख धर्म की भावनाएं आहत ना हो और लोगों को ये जानने का हक है कि वो क्या खा रहे हैं। नहीं, सिख धर्म में ये डूज एंड डोंट्स में है कि उन्होंने सन 1931 में ऐसा ये कुछ मता पास किया था कि उनको ये हलाल और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, अपने धर्म में नहीं लेनी चाहिए, ऐसा उनके है। तो वो तो लेकिन उनके किसी उसमें नहीं है, लेकिन डोंट्स में, उनके डूज एंड डोंट्स में ये बात है। हमने लेकिन हमारे मन में कोई धर्म की भावना को लेकर के ये नहीं है, लेकिन हर आदमी को जो भी निवासी है उसको ये हक पहुंचता है, उसका ये राइट है कि वो ये जाने कि वो क्या खा रहा है। सर, अभी ये स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया है, फिर ये सदन में जाएगा, तो इस पूरी ड्राफ्टिंग को पास होने में, यानी कि पूरी तरीके से पास होने में कितना समय लग जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के लिए? देखिए, जब भी हाउस होगा तो उसमें वो आएगा और फिर अगर उसमें अप्रूव होता है
तो उसको फिर महीना डेढ़ महीना उस पूरे प्रोसेस में आगे लगता है कि ताकि डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है और डिपार्टमेंट फिर सारे अपने रेस्टोरेंट्स को किसी तरह इसको नोटिस करेगा कि बोलेगा कि ये सब करना ज़रूरी है। फिर जो भी उसकी अवहेलना करेगा तो उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी निश्चित कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल सर, आपने कहा कि अगर कोई अवहेलना करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है इस पर, तो उसके लिए भी कोई रास्ता आप लोगों ने निकाल के रखा है कि ये चीज़ें होंगी वहाँ पे? नहीं, किस बात का ऑब्जेक्शन होना है, ये तो उसको क्लैरिफाई करना। इवन जो हलवाई की दुकान होती है उस पर लिखा जाता है कि हम टोन मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, हम काओ मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये वाला मक्खन यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, डिस्प्लेड होती हैं। तो इसमें भी ये लिखा जाना है और वो जो भी यूज़ कर रहा है उसको वो लिख दे, उसमें इससे इतना ही है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से साउथ ईस्ट एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट पास किया है, फिलहाल अभी ये सदन में जाएगा और पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अब जब आप नॉनवेज में मांस या मीट खाएंगे तो उसमें साफ तौर से लिखा होगा कि ये हलाल का है या फिर झटका। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए जमात इस्लामी हिंद ने एक बड़ा कदम उठाया है। जमात इस्लामी हिंद के तहत पहली मर्तबा हर जिले में नौजवान रजाकारों की कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। इस कमेटी का नाम है कर्नाटक औकाफ रक्षणा समिति। जमात इस्लामी कर्नाटक के माविन अमीर हल्का मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वक्फ के ताल्लुक से बेदारी पैदा करना, रियासत में वक्फ इमलाक के मसाइल को हुकूमत के जरिए हल करना इस कमेटी का मकसद है। पूरे कर्नाटक के अंदर 20 अजला में ये यूनिटें बन चुकी हैं। 10 अजला में मजीद हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे अभी मैंने आपके बेंगलुरु में इसकी सिर्फ कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ भी एक कोर कमेटी के मीटिंग के साथ कुछ लोगों से मुलाकात का नाज़म बनाएंगे। इस पर हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च भी हम कर रहे हैं। लीगल सेल हमने बना दिया इसके लिए, और औकाफ की जायदादों पर रिसर्च करने के लिए अलग से टीम हमने तरतीब दिया है। इंशाल्लाह वो टीम भी काम करेगी। हम औकाफ बोर्ड के साथ कशमकश के लिए नहीं, बल्कि औकाफ बोर्ड से हमने वाजे किया है कि हम जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आपका ताउन करेंगे और आप हमारा ताउन कीजिए, ताकि मिलजुल करके जो जायदादें हमारी अपनी हैं उनकी हिफाजत की जा सके। बिहार में टीईटी उर्दू पास उम्मीदवारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। करीब 12,000 टीईटी पास उम्मीदवार हैं जो कई सालों से दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। हुकूमत न ही इनकी बहाली कर रही है और न ही बहाली करने से इनकार कर रही है। ऐसे में इस सवाल को लेकर अपोजिशन ने बरसर इख्तियार जमात पर सख्त हमला किया। अपोजिशन के मुताबिक टीईटी का सवाल ऐवान में भी गूंज चुका है, लेकिन नीतीश कुमार को उर्दू से कोई मतलब नहीं है। जगह खाली हैं और सरकार भरती नहीं है, लोग भूख मर रहे हैं। टीईटी का रिजल्ट हुआ था 13 में और बहुत सारे सरकारी स्कूल इसमें आधे से ज़्यादा जहाँ उर्दू की जगह खाली है, का रिजल्ट हुआ है तो उसको कर करके वहाँ बहाली होनी चाहिए। एक तो तालीमी नुकसान हो रहा है, लड़कों का नुकसान हो रहा है। दूसरे के बेरोज़गार लोग, नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग इम्तहान दे करके रिजल्ट के बाद भी बैठे हुए हैं, भुखमरी के शिकार हैं। नहायत अफसोसनाक बात है। हुकूमत को इस पर फौरी तवज्जो देना चाहिए। देखिए, सरकार कहीं से उर्दू नवाज नहीं है, न नीतीश कुमार की अपनी ज़ात कभी उर्दू नवाज रही है। और जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बहाली का मसला है तो ये ड्रामा 2013 से चल रहा है। 2013 में जिन लोगों को पास कराया गया, किसी कमज़ोरी का या किसी उसके अंदर एक रखना निकाल कर, एक कमज़ोरी निकाल के आपने 2014 में दोबारा टेस्ट कराया और 2014 में सारे के सारे लोग फेल कर दिए गए। जब उनकी तरफ से एहतजाज बुलंद हुआ तो आपने उनसे वादा किया कि हम आपको बहाल कर लेंगे, और 2014 से हम 2020 पे चले गए। उनकी इन असाज़ा की सदाएँ अभी भी सदाएँ बाज़गश्त है, वो हवाई में ऊँची उड़ रही है और अभी तक सरकार के कानों तक नहीं पहुँच रही है। सरकार बहरी बनी हुई बैठी हुई है। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए और सरकार को इसको फ़ौरन इस मसले को हल करना चाहिए। और मेरी तमाम अपोजिशन पार्टियों से दरख्वास्त होगी कि इस अपोजिशन पार्टियां इस मसले को ऐवान में भी और ऐवान के बाहर भी मजबूती से उठाएं, इसलिए कि उर्दू बोलने वाली एक बहुत बड़ी तादाद इस बिहार की आबादी है और उसको नज़रअंदाज करके जो है कोई भी अच्छा और डेवलप्ड बिहार हम नहीं खड़ा कर सकते। कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र काबीना के साबिक वजीर आरिफ नसीम खान का कहना है कि मुल्क में किसान परेशान हैं और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने न सिर्फ लोकसभा में बल्कि सड़क पर भी ज़रूरी कानून की मुखालफत की है।
उन्होंने इस मामले में शिवसेना के तंज का जवाब देते हुए कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, लिहाजा शिवसेना यूपीए और कांग्रेस को मशवरा न दे। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जब से मोदी सरकार ने किसान विरोधी कानून बनाया है उसका विरोध लोकसभा से लेकर और पूरे देश में मजबूती के साथ आज तक करते आ रही है। और किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी मजबूती के साथ खड़े हैं। जहां तक शरद पवार जी का मामला है, पवार साहब ने पहले ही इस बारे में यूपीए चेयरपर्सन की अफवाहों के बारे में उन्होंने खुलासा किया है और उसकी पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया है। शिवसेना को समर्थन कांग्रेस पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर दिया है। शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए शिवसेना को यूपीए के बारे में अपनी राय देने का हक नहीं बनता। शिवसेना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में 267 दिनों बाद जुमे के रोज कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला। धारावी में दिसंबर से मुसलसल सिंगल डिजिट में कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। धारावी में 1 अप्रैल को पहला कोरोना मरीज सामने आया था। इसके बाद ये इलाका तवील अरसे तक कोरोना का हॉटस्पॉट बना रहा। धारावी को कोरोना से निजात दिलाने के लिए मरकजी व रियासती हुकूमत और बीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। धारावी को कोरोना से बाहर निकलना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि धारावी में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की डेंसिटी है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। छोटे छोटे घर है, छोटे घर में ज़्यादा लोग रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोरोना का जो मेन रूल है सोशल डिस्टेंस, वो और दूसरा स्वच्छता, साफ सफाई, ये मेंटेन करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। लेकिन धारावी के लोगों ने खुद के ऊपर कुछ बंधन डाल के लिए है और कोरोना के जो रूल्स है उसके कड़ी से पालन किया है, उसका ये नतीजा है। धारावी के 1200 जो प्राइवेट डॉक्टर है उनको फील्ड में उतरने का हम लोग ने आह्वान किया और जैसे 500 डॉक्टर ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और सभी ने मिलकर डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम किया। जहाँ से कोरोना का फैलाव हो रहा था वो कम्युनिटी टॉयलेट हो, जो सभी जगह है वो आइडेंटिफाई की और वहाँ पे मास सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम किया। तो ये पूरे धारावी की एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एनजीओ और धारावी के लोग, इन्होंने एक टीम वर्क कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाजियाबाद में जनवरी माह से टीकाकारी की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले जिले में तिब्बी खिदमात से जुड़े लोगों को टीका लगाया जाएगा। गाजियाबाद जिला इंतजामिया ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वैक्सीन के लिए हेल्थ वर्करों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कोविड वैक्सीन हमारे यहाँ आना प्रस्तावित है। जनवरी में किसी भी दिन उसके लिए हमें आदेश प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए 3 फेज़ में सरकार द्वारा ये वैक्सीन लगाई जानी है। एक पहला फेज़ हेल्थ केयर वर्कर्स का है, जो सबसे सर्वप्रथम इन्हीं को लगाई जाएगी। दूसरा फेज़ में हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें अर्बन लोकल बॉडी, जो प्रशासन तथा आपदा से संबंधित जो भी इस कार्य में लगे हुए लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। तथा तीसरे फेज में हम 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तथा 50 वर्ष से नीचे के लोग जो बीमार हैं उनको लिया जाएगा। तो पहले 2 फेज की हमारी जो है ना पूरी माइक्रो प्लान तैयार है, जिसमें हमारे कहाँ किस जगह पर हमारी वैक्सीन लगाई जानी है, कौन इनके वैक्सीन लगाएगा, वैक्सीनेटर्स के नाम, ये सब हमारे द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं। और इसके वैक्सीन के साथ जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स हैं वो भी हमें सरकार से, उत्तर प्रदेश, वहाँ से लखनऊ से हमें प्राप्त हो गई है। जैसे सिरिंजेज। मुल्क भर में नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में भी इस ताल्लुक से एहतियात बरती जा रही है और शहर में आए बरतानिया के लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही उनके राब्ते में आए लोगों के नमूने भी जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। इस दौरान उन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हम लोग जब से शासन ने हमें निर्देशित किया है, हम लोग पूरी तरह से सावधान हैं। इसमें हमें शासन की तरफ से 160 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई थी। उस लिस्ट का स्वयं मैंने और मेरे एडिशनल सीएमओ ने मिलकर के उसका परीक्षण किया। उस परीक्षण में पाया गया कि करीब 42 नाम ऐसे थे जो 2 बार चढ़े हुए थे। एक ही व्यक्ति का 2 बार नाम आ गया। उन 42 को हटाने के बाद हमारे पास 118 लोग बचे हैं। वहां पर जाने पता चला कि 33 लोग ऐसे हैं जो या तो फिर जिस देश से आए थे वहां वापस चले गए हैं, इंग्लैंड वापस चले गए। कुछ अभी सारे लोग होम आइसोलेशन में, किसी विशेष जगह पर इनको नहीं रखा गया, अपने अपने घर पे हैं। देश में कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन को लेकर सतर्कता शुरू हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर ब्रिटेन से 118 लोग वापस आए हैं और उनके संपर्कियों को मिलाकर 222 लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। इनको जांच के लिए पुणे भेजा जाएगा। उसके बाद ये पता लगेगा कि जांच में कौन कौन उसमें चपेट में आया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से तैयारियां जारी हैं और कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में इसके लिए एक अलग वार्ड बनाकर लोगों को क्वारंटीन भी किया जा रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कोलकाता की यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को सरकारी तहवील में लिए जाने के मुतालबे पर असातिज़ा व तलबा ने शुरू किया एहतजाजी धरना। हुकूमत की जानिब से कॉलेज के फंड में की गई कटौती के बाद यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल खस्ताहाली का शिकार है। साबिक़ा लेफ्ट हुकूमत ने 2010 में कॉलेज को सरकारी तहवील में लिए जाने के लिए रियासती असेंबली में बिल पास किया था। ताहम ममता हुकूमत इस बिल को लागू करने में नाकाम रही। बीजेपी हर स्टेज पे कह रही है कि अक़लियतों को दीदी जो है सब कुछ कर दे रही है और उन किसी का काम नहीं हो रहा। तो ये भी एक, चूंकि हम लोग अक़लियत इदारा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अक़लियत से भी इनका ताल्लुक़ है। तो हम लोगों की आवाज़ दीदी के कानों तक नहीं पहुँच रही है और ये काम हो जाना चाहिए। इसलिए कि ये एजुकेशन के, हेल्थ एजुकेशन के, उसमें जिस तरह से आयुर्वेद, होम्योपैथ, योगा सबका गवर्नमेंट कॉलेजेस है। यूनानी का एक कॉलेज जो कि ईस्टर्न इंडिया में कहा जाए या मगरबी बंगाल में कहा जाए वो भी प्राइवेट हालत में। अगर ये नहीं देखा गया तो कॉलेज बंद हो जाएगा। बंद हो जाने से एक सिस्टम जो है पूरे मगरबी बंगाल से वो खत्म। उर्दू के मशहूर शायर अर्श सहबाई इस दुनिया से कूच कर गए हैं। उन्होंने बीती शब जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। अर्श सहबाई की मौत पर मुख्तलिफ तंजीमों और अदबी शख्सियात ने दुख का इजहार किया। अर्श सहबाई का नाम हंसराज अब्रोल था, लेकिन अदबी दुनिया में वो अपने कलमी नाम से ही जाने जाते थे। अर्श सहबाई 3 दिसंबर 1930 को अखनौर के सीरी गांव में पैदा हुए थे। बाद में वो जम्मू मुंतकिल हो गए थे और रेशम घर कॉलोनी में रिहाइश इख्तियार की। अर्श सहबाई ने 80 की दहाई में ऑल इंडिया रेडियो में खिदमात अंजाम दी। अर्श सहबाई के निस्फ दर्जन से ज्यादा शेरी मजमूए शाये हुए, जिनमें शिकस्ते जाम, शगुफ्ता गुल, जाने पहचाने लोग, नायाब और जवाज शामिल हैं। अर्श सहबाई बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत रखते थे। इस अजीम शायर को मुख्तलिफ गोशों से खराज अक़ीदत पेश किया गया। अर्श सहबाई से मेरे मरासिम आज से कोई 50 साल से थे। मेरा ख्याल है कि उस ज़माने में ये कश्मीर के दूरदर्शन केंद्र में बहैसियती अकाउंट्स ऑफिसर काम करते थे। इन्होंने 20 मजमूए उर्दू शायरी के उर्दू ज़बान को दिए और बड़ा अजीब मिजाज रखते थे। मुझे याद है एक मौके पे हमने इनको एक सीरियल के लिए दिल्ली बुलाया, डीडी उर्दू के लिए हम कर रहे थे। वो था कारवानी शऊर, और उसमें इन्होंने जिस तरह से जवाब दिए, जिस तरह से अपनी शायरी का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि वो जवाब अब तक देखने वालों के जहनों में होंगे। हमारी दुआ है कि अर्श साहब को खुदा जन्नत नसीब करे और लवाकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की क़ुव्वत अता करे। मैं अपनी जानिब से और अपने शोबे की जानिब से ये ऐलान करता हूँ कि उनकी वफ़ात के बाद हमारे शोबे का जो रिसाला शशमाही तसलसल है, उनकी खिदमात पर यह नंबर शाया किया जाएगा। तो अर्श साहब 90 साल की उम्र गुजरी उनकी। इस दौरान तकरीबन 2-3 पीढ़ियों ने उनसे कस्बे फैज़ किया, उनकी उस्तादी में रहे, सीखा, आगे बढ़े। रेडियो टेलीविज़न के मुलाजिम हैं तो एक बहुत बड़े तबके को मौके दिए इन्होंने। बहरहाल तबीयतन थोड़े से तुर्श थे, थोड़े से तलख थे, लेकिन बड़े शायर के साथ शायद ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अर्श साहब की वफ़ात बहुत अफसोसनाक ख़बर थी और ख़ास तौर पर जम्मू और कश्मीर के अदबी हलकों में ये खबर बहुत अफसोस के साथ सुनी गई। इस अहद की आखिरी कड़ी अर्श सहबाई साहब, वो भी हमारे दरमियान से उठ गए। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई सुनकर। उर्दू अदब में, जम्मू में ख़ास तौर से
एक ऐसा बड़ा खला पैदा हो गया जिसका पूर्ण होना दूर दूर तक देर तक नज़र नहीं आता। उनसे बहुत सारी सेवाएं जो थी वो भी लेनी बाकी थी, लेकिन कहते हैं कि जो लिखा है वक्त, जो सांसें ऊपर वाले ने दी हैं, वो जब खाता ख़त्म हो जाता है तो खेल ख़त्म हो जाता है। अरिश भाई का इस तरह चले जाना हमारे लिए बहुत दुखदायक समाचार है। हम इस मौके पर खुदा से, परमात्मा से, वाहिगुरु से यही अरदास बेनती दुआ करते हैं कि वो उनकी आत्मा को शांति बख्शे। सारे उन्वानात जो है वो सब क्लासिकी रंग के, एक आखिरी को छोड़कर ये जो है खुशबू तेरे बदन की, ये सिर्फ नए ज़माने का है, वरना सारा रंग उनका वही पुराना था। और ये पुराना रंग सिर्फ इसलिए ज़िंदा था कि उस्तादी शागिर्दी की वो सुनहरी रिवायत हमारे यहाँ ज़िंदा थी। शायद ये आखिरी शख्स थे अर्श भाई साहब जो उस रंग को, उस तहजीब के नुमाइंदा थे। उनका जाना हमारे लिए एक तहजीब का जाना भी है। हमारे लिए ये भी अफसोसनाक है कि अदब की वो सुनहरी रिवायत के खात्मे का भी है। अर्श सहबाई को उर्दू जबान और शेरी असनाफ पर उबूर हासिल था। उर्दू जबान और अदब के लिए अर्श सहबाई की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुमताज़ उर्दू शायर अर्श सहबाई के साने इर्तिहाल को मध्य प्रदेश के उर्दू अदीबों व शायरों ने क्लासिकी उर्दू शायरी के एक अहद के खात्मे से ताबीर किया। तो इतनी मेहनत करने वाले लोग, शागिर्दी और उस्तादी का ऐसा रिश्ता अब नहीं होता है। अर्श साहब कभी भोपाल आए नहीं, उज्जैन भी नहीं गए, लेकिन उनका ताल्लुक उज्जैन की वजह से, पंडितों के ख़ानदान की वजह से वहाँ बना। लेकिन अर्श जैसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर उर्दू ज़ुबान को उड़ा बिछाया और उर्दू के ख़ास मरकज़ से दूर जम्मू वगैरह में, हालांकि कश्मीर में उर्दू रही, बहुत जाहिर है कि वो मरकज़ वो भी रहा है। टंगमर से ताल्लुक़ रखने वाली इंटरनेशनल स्केयर सबिया नबी ने श्रीनगर में मुनक़्क़दा तकरीब में शेर कश्मीर अवार्ड 2020 हासिल किया। ये तकरीब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक़्क़िद हुई। सबिया नबी को अवार्ड के साथ साथ 51,000 रुपये भी अता किए गए। सबिया नबी को कौमी व बैनुल अक़वामी स्कीइंग मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यह एजाज़ दिया गया। सबिया नबी ने गुलमर्ग में विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के बैनर तले अपनी स्कीइंग का आगाज़ किया। सबिया नबी ने मनाली, उत्तराखंड, ईरान और दीगर मकामात पर स्कीइंग मुकाबलों में अपना लोहा मनवाया। एजाज़ लेने के बाद सबिया नबी के घर पहुंचने पर उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। टंगमर्ग के लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। सबिया का स्कीइंग में करियर बनाने में उनके वालिदैन का बड़ा रोल रहा है। कश्मीर का बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जिसके बारे में खाली मैंने सोचा था सपने में कि ये अवार्ड मुझे कभी मिलेगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है। ये जे.एंड.के टूरिज्म एसोसिएशन और विंटर गेम्स एसोसिएशन जे.एंड.के, ओवरऑल इन लोगों ने मुझे मेरे साथ रहे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और फाइनली मैंने आज अवार्ड ओवरऑल बेसिस पे लाया है। सबसे बड़ा अवार्ड आज ये शेर कश्मीर अवार्ड जो इसको मिला, इसने अपने खानदान और टंगमर्ग, इलाका टंगमर्ग, रियासत जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। मैं सब वालिदैन को मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में इंट्रोड्यूस करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।